21 अगस्त 1986 लाल डेंगा मिजोरम के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ये ओथ सेरेमनी इंडियन डेमोक्रेसी की जीत और 39 साल पहले आज़ाद हुए देश के लिए बड़ी उपलब्धि थी। आखिर आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमें जानोगे 50s के एंड के ईयर्स में, जब मिजोरम में मौतम अकाल पड़ा। मौतम फेमाइन एक नेचुरल फिनोमिना था जो हर 50 साल में मिजोरम और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा देता था। फेमाइन की वजह से हजारों लोग काल के मुंह में समा गए। तबाही की इस भयावहता के लिए लाल डेंगा ने सरकार को दोषी माना और जिसके बाद लाल डेंगा ने नेशनल फेमाइन फ्रंट को स्टैब्लिश किया। नेशनल फेमाइन फ्रंट का मोटिव फेमाइन इफेक्टेड लोगों की मदद करना था और लोगों को तबाही के एवज में सरकार से मदद दिलवाना था, पर इसमें नाकाम होते देख बाद में इस संगठन ने स्टेट के अगेंस्ट हथियार उठा लिए और जंग का ऐलान कर दिया। इसके लिए लाल डेंगा ने मिजोरम के युवाओं को लगातार सरकार के खिलाफ भड़काया और जंग के लिए लगातार उकसाने लगे। वहीं दूसरी ओर एमएनएफ का नाम बदलकर मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ कर दिया गया। लाल डेंगा और उनके एसोसिएट ने एमएनएफ के अम्ब्रेला के नीचे ही मिजो नेशनल आर्मी को बनाया, जिसका काम मिजोरम को भारत से अलग कर एक नया सोवरेन स्टेट बनाने का था। जिसके बाद से पूरे मिजोरम में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया और कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान भी लगातार इस आर्म्ड रेबल ग्रुप की हेल्प कर रहा था और लगातार एमएनए के रिबल्स को ईस्ट पाकिस्तान में वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा मिजो नेशनल आर्मी ने चिटागोंग हिल ट्रैक में भी कैंप बना रखे थे, जहां से वे लगातार रेड करते। वहीं चाइना भी लगातार लाल डेंगा को मनी और वेपन से सपोर्ट कर रहा था। लाल डेंगा इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को जायज ठहराते हुए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो को लेटर लिखते हैं। लेटर में मिजो नेशनलिज्म का जिक्र करते हुए कहते हैं, ब्रिटिश रूल के दौरान भी हम लोग करीब करीब आज़ादी की स्थिति में रह रहे थे। हमारे यहाँ राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो चला है। मेरे लोगों की एकमात्र इच्छा और प्रेरणा अब अपना अलग वतन बनाने की है। वहीं लगातार हो रहे वायलेंस की वजह से मिजोरम में हालात बेकाबू होने लगे। आर्मी को भी मिजोरम में डिप्लॉय कर दिया गया। वहीं मिजोरम पर फुल कंट्रोल के लिए लाल डेंगा ने 28 फरवरी को ऑपरेशन जरिको की शुरुआत कर दी। इस ऑपरेशन का फोकस आइजोल और लुंगफाई में इंडियन आर्मी की छावनी पर कब्जा करना था। इस ऑपरेशन में लाल डेंगा और एमएनएस को सक्सेस भी मिली। उन्होंने चंफाई और लुंगलाई में आर्मी के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। अटैक इतना तेज और प्लान था कि चंफाई में असम राइफल्स के जवानों को वेपन लोड करने और पोजीशन लेने का टाइम तक नहीं मिला। इसके साथ ही आर्मी के ठिकानों की कम्युनिकेशन लाइन भी काट दी गई, जिसके पीछे तर्क ये था कि वो कहीं से सपोर्ट ना मांग पाए। इस हमले में एमएनए ने बड़े नंबर में हथियार लूटे और इसके अलावा एक जेसीओ समेत 85 जवानों को। इसी ऑपरेशन के साथ एमएनएफ ने इंडिपेंडेंट देश की घोषणा कर दी, जिसके बाद आज़ादी की खुशी में मिजोरम के सारे दफ्तरों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद रखने तक को कहा गया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पावर कॉरिडोर में इस एक्शन के बाद हलचल बढ़ गई, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर्मी कमांडर और टॉप ऑफिशियल्स के साथ हाई लेवल मीटिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई के ऑर्डर पास कर दिए। इसके साथ ही 2 मार्च 1966 को असम सरकार ने डिस्टर्ब एरियाज को असम डिस्टर्ब्स एरिया एक्ट 1958 और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 लागू कर दिया, जिसके बाद आर्मी और एयरफोर्स को मिजोरम के लिए डिस्पैच किया गया। वहीं एयरफोर्स ने अगले दिन भारी बमबारी और गोलीबारी के बीच मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट को छुड़ा लिया। इस ऑपरेशन के बाद एमएनएफ के लड़ाकों को मिजोरम छोड़कर घने जंगलों, म्यांमार और ईस्ट पाकिस्तान भागना पड़ा, लेकिन आर्मी के लगातार ऑपरेशन की वजह से एमएनएफ की कमर टूटती चली जा रही थी। दूसरी ओर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाने और मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद से लगातार वायलेंस में कमी आने लगी। गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही एमनेस्टी स्कीम की वजह से भी काफ़ी रेबल ने सरेंडर करना शुरू कर दिया और 1975 आते आते एमएनएफ वॉज इन कंप्लीट डिसहैरे और एमएनएफ के लिए भी ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से एमएनएफ के करता धरता लाल डेंगा को मजबूरन इंडियन गवर्नमेंट से पीस टॉक के लिए मजबूर होना पड़ गया और आखिरकार 1978 में पहली बार मिजो नेशनल फ्रंट और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के बीच पहली बार बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि यह भी एक पॉजिटिव साइन था
कि लंबे समय से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ग्रुप पॉलिटिकल डायलॉग के टेबल पर आ गया था। वहीं 1978 के बाद 2 साल तक दोबारा कोई मीटिंग नहीं हुई। फिर दोबारा अगस्त 1980 में लालडेंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में दोबारा मीटिंग हुई और ये मीटिंग भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। लगातार बातचीत नाकाम होने के बाद एक बार फिर एमएनएफ ने अटैक तेज कर दिए, लेकिन आर्म फोर्सेस की कड़ाई से एमएनएफ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि 1984 तक एमएनएफ और लालडेंगा के एग्जिस्टेंस पे ही खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद मिजो लीडर्स से एश्योरेंस मिलने के बाद और लगातार कड़ाई से मजबूर होकर एक बार फिर एमएनएफ ने 1984 में गांधी जयंती के दिन सरकार से सीज फायर का प्रपोजल रखा और बातचीत शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर 1984 मिजोरम असेंबली पोल्स के दौरान देन चीफ मिनिस्टर लाल थनवाला ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा, अगर इस पीस अकॉर्ड पर साइन हो जाता है तो वह लालडेंगा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देंगे। वहीं 3 दौर की बातचीत के बाद एमएनएफ ने आखिरकार हथियार डाल दिए और 30 जून 1986 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमएनएफ के बीच पीस अकॉर्ड साइन होता है और वादे के मुताबिक चीफ मिनिस्टर लाल थनवाला अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं, जिसके बाद 21 अगस्त 1986 को लालडेंगा यूनियन टेरिटरी मिजोरम के सीएम बनते हैं, जिसके साथ ही 20 साल से चली आ रही अशांति का अंत हुआ और उसी जगह हमारा तिरंगा फिर से शान से लहराया जहां कभी एमएनएफ का झंडा लहराता था। वहीं लालडेंगा की फुल स्टेट की मांग को सेंट्रल की राजीव गांधी सरकार एक्सेप्ट करती है और पार्लियामेंट में स्टेट ऑफ मिजोरम बिल इंट्रोड्यूस करती है और आखिरकार 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां स्टेट बन जाता है। इसके साथ 40 मेंबर वाली असेंबली भी बनाई जाती है, जिसके बाद वहां पहले इलेक्शन होते हैं जिसमें लालडेंगा लेड एमएनएफ को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है और 40 में से 24 सीट उन्हीं की पार्टी को आती है।